हाँ तो स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं किसकी? काइनेमेटिक्स की। ठीक है, काइनेमेटिक्स को हम अगर देखेंगे तो काइना मीन्स क्या होता है? मोशन। इसका मीन्स क्या होता है? मोशन। और मैटिक्स मीन्स मैथ्स। मैट्रिक्स मीन्स मैथ्स। तो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे? मोशन की मैथमेटिक्स करेंगे। ठीक है, मीन्स हम इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं? मोशन की मैथमेटिक्स में हम क्या करने वाले हैं कि हम यहां पर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे। किसी भी ऑब्जेक्ट की कितनी डिस्टेंस है, कितनी डिस्प्लेसमेंट है। मोशन को अगर हम कैलकुलेट करें तो उसको हम क्या बोलते हैं? काइनेमेटिक्स। मोशन में क्या क्या चीज हम कैलकुलेट करेंगे? तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो मूव कर रहा है मोशन में, तो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया। उसके साथ साथ उस ऑब्जेक्ट की हम क्या करेंगे? स्पीड कैलकुलेट करेंगे और उसकी वेलोसिटी। ठीक है, स्पीड एंड वेलोसिटी। उसका हम एक्सलेशन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हम उस मूविंग ऑब्जेक्ट के को कैलकुलेट करेंगे। मींस इसमें हम मैथमेटिक्स यूज करके इनको कैलकुलेट करेंगे। इसलिए इस मोशन का हम जो मैथमेटिक्स करते हैं या मोशन को कैलकुलेट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? काइनेमेटिक्स बोलते हैं। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन जो आपका चैप्टर दिया हुआ है, इस चैप्टर में फर्स्ट ऑफ ऑल आप हम बात करेंगे किसकी? रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन। क्या आप लोगों ने रेस्ट एंड मोशन नाम से कुछ चीजें पढ़ रखी हैं? आपके 6 क्लास से स्टार्ट हो जाता मोशन एंड मूवमेंट। उसके बाद 7th क्लास में भी मोशन नाम से चैप्टर आता है, 8th में भी चैप्टर है, 9th में भी चैप्टर है। तो कोई बच्चा मुझे बता सकता है व्हाट इज रेस्ट एंड मोशन? हम रेस्ट को किस टाइप से डिफाइन करते हैं, मोशन को किस टाइप से डिफाइन करते हैं? अब तक की क्लासेस में हम रेस्ट एंड मोशन को किस तरह से डिफाइन करते आए? जैसे मैं बात कर रहा हूं किसकी? रेस्ट की। ठीक है, तो रेस्ट क्या है? when an object does not changes its position with time, then it is said to be in rest. क्या डेफिनेशन दी हुई है हमारे पास? डेफिनेशन दी है व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन। डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है विद टाइम, टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, देन इट इज सेड टू बी इन रेस्ट। तो हम उसे क्या कहेंगे? रेस्ट में कहेंगे। मींस अगर कोई ऑब्जेक्ट है, वो थोड़ी देर पहले किसी पोजीशन पर रखा हुआ है, उसके कुछ आफ्टर सम टाइम दे आर स्टैंडिंग ऑन दैट पोजीशन, तो अपनी पोजीशन अगर टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे? वो ऑब्जेक्ट किसमें है? रेस्ट में है। ऐसे हम मोशन को डिफाइन करें तो व्हाट इज मोशन? when an object when an object changes its position, when an object changes its position with time, then it is said to be in motion। तो हम ये कहेंगे कि वो किसमें है? मोशन में। मींस अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को टाइम के साथ चेंज कर रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? दैट ऑब्जेक्ट आर सेड टू बी इन मोशन। तो वो ऑब्जेक्ट किसमें है? मोशन में। तो सिंपल डेफिनेशन क्या है? टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो रही है, मोशन में है। टाइम के साथ पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो किसमें है? रेस्ट में है। तो ये हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी, ये डेफिनेशन हम पढ़ते हैं किसमें? 6 में पढ़ते हैं, 7th में पढ़ते हैं, 8th में पढ़ते हैं और 9th में जब पढ़ते हैं। ठीक है ना, 10th में चैप्टर नहीं आता है। तो 6, 7, 8, 9 से हम यही डेफिनेशन पढ़ते आ रहे थे कि अगर कोई बॉडी क्या है, टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रही है तो मोशन में, और नहीं चेंज कर रही तो रेस्ट में है। अब यहाँ पे 11th क्लास में इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ने वाले हैं।
तो ध्यान से सुनिएगा क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हम इस डेफिनेशन को थोड़ा और एक्यूरेसी के साथ पढ़ने वाले हैं, इसमें और एक्यूरेसी लाएंगे इन डेफिनेशंस में, ठीक है। अब बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। मैं इस तरह मान लेता हूं, इस पर खड़ा हुआ हूं यहाँ पर, ठीक है ना, मैं अपने प्लेटफॉर्म पर इस तरह से खड़ा हुआ हूं, तो बताइए मैं रेस्ट में हूं या मोशन में हूं? फटाफट से रिप्लाई कीजिए। रेस्ट में हूं। और भी कोई कुछ बोलना चाहता है? किसी को ऐसा लगता है अगर मैं यहां पे से खड़ा हूं तो मोशन में हूं या रेस्ट में ही हूं? बोलो। रेस्ट में लग रहा हूं ना? ठीक है, चलिए मैं यहां पे इस तरह से खड़ा हुआ हूं, सबको लगा कि मैं किस में हूं, रेस्ट में हूं, क्योंकि मेरे टाइम के साथ मेरी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि यहां पर एक इस तरह से ट्रक है, और मान लेते हैं मैं इस ट्रक में खड़ा हुआ हूं, ट्रक पर खड़ा हुआ हूं, और ये ट्रक 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। ये ट्रक 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, और मैं यहां पे क्या हूं, स्टैंडिंग ऑन ट्रक। इस ट्रक पर मैं खड़ा हुआ हूं इस तरह से, ठीक है ना, और ट्रक 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। अब बताइए मैं रेस्ट में हूं या मोशन में हूं? फटाफट से रिप्लाई कीजिए, रेस्ट में हूं या मोशन में हूं? आप रेस्ट में हो और ट्रक मोशन में। अच्छा, मैं रेस्ट में हूं, ट्रक इसमें है, मोशन में है। काफी बच्चों ने रिप्लाई किया था रेस्ट का पहले। अब अभी आप क्या अपना माइक ऑन करके एक बार रिप्लाई करेंगे तो मुझे थोड़ा और अच्छा लगेगा। तो इस तरह से मैं खड़ा हुआ हूं ट्रक पे और ट्रक चल रहा है, तो मैं रेस्ट में हूं या मोशन में हूं? इसका रिप्लाई, एक रिप्लाई आया है कि ट्रक मोशन में है, मैं किस में हूं, रेस्ट में हूं, मोशन में है। काफी बच्चों का ये मतलब रिप्लाई आ रहा है कि मोशन में हूं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि मैं किस में हूं, रेस्ट में हूं, ठीक है ना। अब कंफ्यूजन वाली बात हो गई, कुछ बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर मोशन में है। मोशन में वो ये मान के चल रहे हैं कि यहां पर देखो ट्रक जब आगे चल रहा है तो ट्रक की पोजीशन चेंज हो रही है, और ट्रक के साथ साथ मेरी भी पोजीशन चेंज हो रही है, और ट्रक की अगर या मेरी पोजीशन चेंज हो रही तो मैं किस में हो गया, मोशन में हो गया। आई एम राइट और नॉट? बोलो, यहां पे क्या हो रहा है, ये ट्रक अगर आगे चलेगा 60 किलोमीटर पर आवर से, तो उसके साथ साथ मैं अगर इस पर खड़ा हूं तो मैं भी चल रहा हूं 60 किलोमीटर पर आवर से, तो मेरी पोजीशन चेंज हो रही है। इसलिए कई लोगों को लग रहा है मैं किस में हूं, मोशन में हूं, और कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं तो यहां पर खड़ा हुआ हूं, तो मैं तो रेस्ट में हुआ, ट्रक चल रहा है इसलिए ट्रक मोशन में है। तो ये सारी कंफ्यूजन को हमें दूर करना है आज के बाद हमें बिल्कुल किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं आए, इस तरह से हमें समझना है। तो इन चीजों को अच्छे से समझते हैं बिल्कुल, फिर आप ही रिप्लाई देंगे और आपके रिप्लाई सारे सही हो जाएंगे तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है। चलिए कुछ स्टेटमेंट लिख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है, रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट एंड मोशन इज रिलेटिव टर्म्स। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। रेस्ट और जो मोशन है वो क्या, रिलेटिव टर्म्स है। रिलेटिव टर्म्स क्या है, इस रिलेटिव टर्म्स को हम समझना अच्छे से, ठीक है। चलिए तो देखिए, अगर मैं यहां पर एक लाइन बनाता हूं, दैट लाइन इज L1। मैं आपसे पूछूं L1 लाइन, जो लाइन है ये L1 लाइन स्मॉल है या बिग लाइन है, या टॉल लाइन है या स्मॉल लाइन है, तो आपका क्या रिप्लाई होगा? सिंपल लैंग्वेज समझते हैं, बड़ी है छोटी लाइन है, आप इसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ में अगर एक लाइन और बना दूं, दैट लाइन इज L2, दैट लाइन इज L2। अब मैं बोलूं L1 लाइन छोटी लाइन है या बड़ी लाइन है, तो आपका क्या रिप्लाई होगा? L1 लाइन इज ग्रेटर देन L2। क्या लिखेंगे? लाइन L1 इज ग्रेटर देन L2। जो लाइन L1 है वो दैट इज ग्रेटर देन L2, या बिगर देन L2, या टॉलर देन L2, इस तरह से लिखेंगे। अगर मैं यहां पे एक लाइन और बना दूं,
दैट लाइन इज L3। अब आपका क्या कमेंट होगा, लाइन L1 इज स्मॉलर देन L3। जो लाइन L1 है वह L2 से ग्रेटर है और L3 से स्मॉलर है। जब तक हम L1 L2 लाइन को नहीं लेंगे तब तक हम L1 के बारे में कमेंट नहीं कर सकते कि यह जो L1 लाइन है दैट इज ग्रेटर है या स्मॉलर है। क्या बात क्लियर है सबको? ठीक है, तो हम ऐसे ही जब हम रेस्ट या मोशन के बारे में कोई कमेंट देना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें यह देखना होता है किसके रेफरेंस में हम ये बात कर रहे हैं। रेफरेंस इज मच इंपॉर्टेंट क्योंकि रेस्ट एंड मोशन इज अ रिलेटिव टर्म्स। अच्छा, स्टार्टिंग में जो मैंने पहला एग्जांपल लिया था, स्टार्टिंग में मैंने जो एग्जांपल इस तरह से लिया था, मैं इस तरह से क्या है खड़ा हुआ हूं, तो मैंने बोला रेस्ट में हूं या मोशन में हूं। कई लोगों ने आंसर दिया था कि सर आप रेस्ट में हैं। ठीक है, जब मैं ट्रक पे ऐसे खड़ा हुआ था और ट्रक चल रहा है तो कई लोगों ने आंसर दिया कि सर आप मोशन में हो। ठीक है, जब मैं जमीन पर खड़ा हुआ हूं तो रेस्ट में हूं और ट्रक पर खड़ा हुआ हूं तो मोशन में हूं, ये दिया था। ठीक है, अब एक चीज सोचे, हमारी जो अर्थ है यह अर्थ सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रही है। ठीक है ना, सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो जब अर्थ चक्कर लगा रही है तो उसके साथ साथ मैं भी सन के चारों ओर चक्कर लगा रहा हूं। इट मीन्स इफ आई स्टैंडिंग ऑन अ अर्थ देन इट मे पॉसिबल दैट आई एम मूविंग अराउंड द सन। ठीक है ना, अगर मैं अर्थ पर खड़ा हुआ हूं तो मैं भी क्या कर रहा हूं, सन के चारों ओर चक्कर लगा रहा हूं, मतलब मैं भी किस में हूं, मोशन में हूं। हो सकता है नहीं हो सकता ऐसे, जैसे आपने ट्रक को देखा था, जब ट्रक चल रहा था और ट्रक के ऊपर में खड़ा हुआ था तो मैं मोशन में था, तो ऐसे तो अर्थ में खड़ा हुआ हूं, अर्थ घूम रही है तो भी मैं मोशन में हो गया। क्या बात समझ में आ रही है सबको? तो हम रेस्ट या मोशन की जब हम बात करेंगे तो दैट इज अ रिलेटिव टर्म्स। जब रिलेटिव टर्म्स मतलब हम किसके रेफरेंस में बात कर रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है क्या कि हम किसके रेफरेंस में बात कर रहे हैं। ठीक, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। मान लेते हैं मैंने ट्रक बनाया एक, ठीक है, और ये ट्रक कितनी स्पीड से चल रहा है, 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। ठीक, और ये मान लेते हैं क्या है, रोड है, ये क्या है, रोड है। ठीक, हम यहां पर खड़े हुए हैं, हम यहां पर खड़े हुए। ठीक, हम यहां पर खड़े हुए हैं, ट्रक पर दो पर्सन खड़े हुए थे। एक पर्सन यहां पर मान लेते हैं क्या है, एक्स, एक पर्सन क्या है, एक्स। जैसे मैथमेटिक्स में देखते हैं कि लेट अस कंसीडर द नंबर ऑफ बनाना इज एक्स, ऐसे हम कंसीडर कर लेते हैं। ऐसे में किसी पर्सन का नाम नहीं पता, हम तो रोड पर खड़े हुए थे, एक ट्रक जा रहा था, हमने देखा कोई पर्सन खड़ा हुआ है, हमने उसका नाम दे दिया कितना, एक्स, तो हमने बोल दिया दैट इज मिस्टर एक्स। और एक यहां पर मान लेते हैं एक पर्सन और खड़ा हुआ है इस मूविंग ट्रक पर, इस पर्सन का नाम क्या है, वाई। हमने मान लिया एक पर्सन एक्स है, एक पर्सन वाई है। दे आर सेपरेटेड विद अ डिस्टेंस 1 मीटर, और एक्स और वाई के बीच में जो कितनी डिस्टेंस है, 1 मीटर डिस्टेंस है। ठीक है, और एक पर्सन रोड पर खड़ा हुआ है, दैट पर्सन इज जेड। क्या आपको बात क्लियर है यहां तक? अब देखिए पुरानी डेफिनेशन पर जाते हैं। हमने क्या रेस्ट और मोशन की क्या डेफिनेशन थी, इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम, अगर कोई बॉडी टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रही है तो वो किस में है, मोशन में है, अदरवाइज इट इज इन रेस्ट। ठीक है, तो मैंने एक्स से पूछा वाई रेस्ट में है या मोशन में है। मैंने बोला कि मिस्टर एक्स से पूछा, मिस्टर एक्स बोलो वाई रेस्ट में है या मोशन में। ठीक है, तो मिस्टर एक्स ने देखा वाई मेरे से 1 मीटर आगे खड़ा हुआ है। थोड़ी देर बाद देखा
मेरे से 1 मीटर आगे खड़ा हुआ है। थोड़ी देर बाद देखा y मेरे से 1 मीटर आगे खड़ा हुआ है, तो उसे बोला रेस्ट में, क्योंकि वो मेरे रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज ही नहीं कर रहा। तो यहां से क्या हुआ, x ने बोला कि y इज इन रेस्ट, y किसमें, रेस्ट में, वो मेरे रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। थोड़ी देर पहले भी 1 मीटर मेरे से आगे था और अब भी मेरे से 1 मीटर आगे है। तो यहां पर हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू x y इज इन रेस्ट। अकॉर्डिंग टू x, x के अकॉर्डिंग y इज इन रेस्ट, y किस में है, रेस्ट में है। ठीक है ना, यही बात हमने किससे बोली, जेड से। जेड से बोली, जेड मिस्टर जेड बताइए कि मिस्टर वाई रेस्ट में है या मोशन में। तो मिस्टर जेड ने देखा कि ट्रक पहले यहां पे था, फिर और आगे गया, फिर और आगे गया, और ट्रक के साथ साथ वाई भी अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। जब जेड ने देखा कि एक्स और वाई दोनों ही अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तो उसने कहा अकॉर्डिंग टू जेड, अकॉर्डिंग टू जेड वाई इज इन, बोलो रेस्ट में होगा मोशन में होगा, अकॉर्डिंग टू जेड, जेड के रेस्पेक्ट में वाई किस में है, बोलो मोशन में है। तो अकॉर्डिंग टू जेड वाई इज इन मोशन। ठीक है ना, जेड के अकॉर्डिंग वाई किस में है, मोशन में है। ये तो वही बात हो गई जो L1 लाइन थी L2 के रेस्पेक्ट में बिग थी और L3 के रेस्पेक्ट में क्या थी, स्मॉल थी। तो दैट इज अ रिलेटिव टर्म, हम किसके रिलेटिव में बात कर रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। यही वाई, यही ट्रक 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, एक्स के रेस्पेक्ट में वाई रेस्ट में है, जेड के रेस्पेक्ट में वाई क्या है, मोशन में है। ठीक है, ऐसे ही अगर हमने क्या किया, पूछा किससे, अकॉर्डिंग टू एक्स, अच्छा अकॉर्डिंग टू हम, अकॉर्डिंग टू हम, जेड इज इन, जेड किसमें है, हमारे रेस्पेक्ट में जेड के क्या, स्टैंडिंग ऑन रूम, और हम भी क्या है, स्टैंडिंग ऑन रोड। हम भी रोड पर खड़े हुए हैं और मिस्टर जेड भी रोड पर खड़ा हुआ है। तो हमारे अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू हम, हमारे अकॉर्डिंग जेड किस में है, रेस्ट में या मोशन में, किस में है, रेस्ट में है। तो अकॉर्डिंग टू हम जेड इज इन रेस्ट, जेड किस में है, रेस्ट में है। हमारे रेस्पेक्ट में जेड किस में है, रेस्ट में। यही बात हमने किससे पूछी, एक्स से। अकॉर्डिंग टू एक्स जेड इज इन, बोलो एक्स के अकॉर्डिंग जेड किस में है, यही बात हमने किससे पूछी, एक्स से। एक्स के अकॉर्डिंग जेड किस में है, एक्स जब आगे चल रहा है तो जेड किस में, रेस्ट में या मोशन में, मोशन में। स्टैंडिंग ऑन रोड, जेड इज इन मोशन, बोलो एक्स के रेस्पेक्ट में जेड किस में, मोशन में या रेस्ट में, कंफ्यूज हो रहे हो ना, चलो अकॉर्डिंग टू एक्स जेड इज इन मोशन। कैसे, एक्स यहां पर खड़ा हुआ है, जेड कहां खड़ा हुआ है, नीचे रोड पर। मान लेते हैं दोनों के बीच में सेपरेशन कितना था, 2 मीटर का सेपरेशन था। थोड़ी देर बाद एक्स आगे बढ़ जाएगा और उसको लगेगा जेड क्या हो गया, पीछे चला गया। उसको क्या लगेगा, जेड पीछे चला गया, तो जेड की पोजीशन उसको लगेगी चेंज हो गई। एक्स को क्या लग रहा है, एक्स को क्या लग रहा है कि मैं रेस्ट में हूं और जेड पीछे जा रहा है। क्या बात क्लियर है, नहीं क्लियर है? अगर मैं एक्स से देखूंगा तो एक्स खुद को नहीं देख रहा, वो किसको देख रहा है, जेड को। और एक्स जब जेड को देख रहा है तो उसको जेड पीछे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हम कार में ऐसे खड़े बैठे होते हैं और जैसे इलेक्ट्रिक पोल आता है,
इलेक्ट्रिक पोल जो होता है, बिजली के खंभे होते हैं, ऐसे लगता है पीछे जा रहे हैं बिजली के खंभे, क्या लगता नहीं लगता है आप लोगों को? आप बस में कार में कभी बैठते हैं तो क्या लगता है कि रोड पीछे जा रहा है, बगल के जो पेड़ हैं ट्रीज वो भी पीछे जा रहे हैं, बिजली का खंभा वो भी क्या जा रहा है, पीछे जा रहा है। और जैसे हम यहाँ से दौसा से कहाँ जा रहे हैं, जयपुर, क्या कहते हैं, दौसा से मान लो अजमेर जा रहे हैं, तो दौसा से अजमेर जाने लगे जयपुर, तो हम क्या करेंगे कि हम ट्रेन में बैठे हैं तो कहेंगे जयपुर आने वाला है, क्या बोलते हैं, जयपुर आने वाला, क्योंकि हमें जयपुर आता हुआ दिखाई देता है, फिर कहते हैं जयपुर आ गया, और फिर जब ट्रेन आगे लगती है जयपुर चला गया, जयपुर निकल गया, बोलते नहीं बोलते? इट मींस जयपुर क्या है, जयपुर मान लो जो रेलवे स्टेशन है, तो जयपुर क्या है, स्टैंडिंग ऑन रोड, मतलब वो रुका हुआ है। हमारे अकॉर्डिंग क्या है, जयपुर आया, जयपुर पर हम आए और जयपुर फिर निकल गया, क्या बात क्लियर है? तो हमारे अकॉर्डिंग जयपुर क्या चल रहा है, मूव कर रहा है। अगर हम कार में बैठे हुए हैं तो अर्थ क्या कर रही है, मूव कर रही है पीछे की डायरेक्शन में, और हम किस में हैं, रेस्ट में। मैं बोलूं अकॉर्डिंग टू एक्स, एक्स इज इन, एक्स के रेस्पेक्ट में अगर मैंने बात कर ली एक्स की, एक्स से पूछा कि भाई तुम रेस्ट में हो या मोशन में हो, जबकि ट्रक में बैठा हुआ है और ट्रक 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, बोलो क्या आंसर होगा, किसमें क्या आंसर होगा, रेस्ट आंसर होगा। अकॉर्डिंग टू एक्स, एक्स के अकॉर्डिंग एक्स इज इन रेस्ट, एक्स क्या है, रेस्ट में है। हम ट्रेन में बैठे हुए हैं, ट्रेन चल रही है, हमारे पास हमारे सामने एक अंकल जी बैठे हुए हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, हमें अंकल जी किस में दिखाई देते हैं, रेस्ट में। अंकल जी को हम क्या दिखाई देते हैं, रेस्ट में। हमें प्लेटफॉर्म मूविंग दिखाई देता है, प्लेटफॉर्म जो होता है हमें मोशन में दिखाई देता है। हम, ट्रेन और अंकल जी सब किस में है, रेस्ट में। क्या बात क्लियर है, नहीं क्लियर है, बोलो फटाफट, ठीक है ना? तो रेस्ट और मोशन इज अ रिलेटिव टर्म्स, हम हर चीज को क्या इसमें रिलेटिव देखेंगे, किसके रेस्पेक्ट में बात हम कर रहे हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो सेल्फ के रेस्पेक्ट में किसमें होता है, रेस्ट में होता है, ठीक है ना? मैं अगर दौड़ रहा हूं कितनी स्पीड से, मान लेते हैं 10 किलोमीटर पर आवर से मैं दौड़ रहा हूं, मुझसे बोलेंगे मैं किसमें हूं, रेस्ट में, मोशन में हूं, बोला रेस्ट में हूं, अर्थ पीछे जा रही है या रोड पीछे जा रहा है, ठीक है ना? मैं किस में हूं, रेस्ट में हूं। क्या बात क्लियर है? चलिए यहां से अगर मैं बोलूं वाई से बोला जाए कि एक्स किस में, रेस्ट में या मोशन में, तो क्या आंसर आएगा, अकॉर्डिंग टू वाई एक्स इज इन रेस्ट, अकॉर्डिंग टू वाई जेड इन, अकॉर्डिंग टू वाई जेड किस में है, मोशन में है। जेड का मोशन कितना है, 60 किलोमीटर पर आवर पीछे की तरफ, और वाई किस में है, खुद के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है। चलिए तो यहां पे बात करते हैं किसकी, मोशन की, ठीक है? तो मोशन को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, तो मोशन की हम डेफिनेशन कल भी पढ़ी थी, तो आज डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। तो मोशन की डेफिनेशन में केवल क्या चीज चेंज करेंगे कि मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में या किसी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में लिया जाता है, ठीक है? तो यहां पे लिखेंगे व्हेन अ बॉडी चेंजेस its position with respect to any frame of reference, ठीक है ना? when a body changes its position when with respect to any frame of reference, then with time, then it is said to be that body
is in motion with respect to that reference फ्रेम। ठीक है ना, तो यहां पे हम केवल बात कर रहे हैं जो मोशन है वो मोशन की डेफिनेशन में क्या है, व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम, टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज करिए किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में, तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में क्या होगा, वो बॉडी किस में होगी, मोशन में होगी। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं मोशन के मैथमेटिक्स की, मींस मोशन को अगर हमें मेजर करना है तो मेजर करने के लिए हम क्या डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पढ़ते हैं। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, और उसमें कुछ डिफरेंसेस भी पढ़ेंगे, कुछ सिमिलरिटीज भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा अभी का टॉपिक क्या, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, चलिए स्टूडेंट्स, तो यहां पे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्टेंस को डिफाइन करते हैं। ठीक है ना, तो व्हाट इज डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या होता है, द लेंथ ट्रेवल्ड, लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड by any body is the distance या is called distance। ठीक है ना, लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाई एनी बॉडी, अगर कोई बॉडी ट्रेवल कर रही है मीन्स मोशन में है, अगर कोई बॉडी मूविंग बॉडी है वो क्या कर रही है, पाथ को ट्रेवल कर रही है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जा रही है तो पाथ को ट्रेवल करेगी, उस पाथ की जो लेंथ है उस लेंथ को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाई एनी बॉडी, कोई भी बॉडी जिसने जिस पाथ को ट्रेवल किया है उस पाथ की लेंथ जितनी भी होगी उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है ना, और यहां पे बात करते हैं किसकी, डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है ना, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, द मिनिमम लेंथ या मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स is displacement between that points। ठीक है ना, तो डिस्प्लेसमेंट की हमने क्या डेफिनेशन दी, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन दैट पॉइंट, दो पॉइंट के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा समझते हैं इसको, ये मान लेते हैं एक कोई पॉइंट ए है और ये मान लेते हैं कोई पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। एक पर्सन ए से बी पर गया इस पाथ से, एक पर्सन ए से बी इस पाथ से चला गया। अब इस पाथ से अगर ये गया है तो इस पाथ की लेंथ को मेजर किया, इस पाथ की लेंथ को मेजर किया और यह पाथ की लेंथ निकल के आई 20 मीटर। ये फर्स्ट वाला पर्सन है, ये 20 मीटर यहां से यहां तक चला। दूसरा पर्सन डायरेक्ट ए टू बी गया, दूसरा पर्सन डायरेक्ट ए टू बी गया, सेकंड वाला पर्सन, और उसने इस पाथ को मेजर किया तो यह पाथ निकल के आया 15 मीटर। कितना पाथ निकल के आया, 15 मीटर। जो डायरेक्ट गया था उसका पाथ की लेंथ कितनी थी, 15 मीटर। जो ऐसे ऊपर से घूम के गया था उसके पाथ की लेंथ कितनी थी, 20 मीटर। अब एक थर्ड पर्सन था, वह इस तरह से घूमता हुआ बी पर पहुंचा, इस तरह से घूमता हुआ बी पर पहुंचा। उससे पूछा गया कि इस पाथ की लेंथ कितनी है, तो इस पाथ की लेंथ उसने बताई कितना,
30 मीटर। इस पाथ की लेंथ उसने कितनी बताई? 30 मीटर। अब हम यहाँ पे बात करते हैं फर्स्ट पर्सन के लिए। किसके लिए? फर्स्ट पर्सन के लिए उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? फर्स्ट पर्सन के लिए डिस्टेंस, फर्स्ट पर्सन के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, ठीक है ना। पहले वाले पर्सन ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? तो पहले वाले पर्सन ने ये पाथ ट्रेवल किया और इस पाथ की लेंथ कितनी है? 20 मीटर। ये जो पाथ है इस पाथ की लेंथ 20 मीटर है और ये पहले वाले पर्सन ने पाथ को ट्रेवल किया है, तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 20 मीटर। इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 20 मीटर, ठीक है। सेकंड वाले पर्सन की बात करते हैं। सेकंड वाले पर्सन ने इस पाथ को ट्रेवल किया है, सेकंड वाले पर्सन ने इस पाथ को ट्रेवल किया है और इस पाथ की लेंथ कितनी है? 15 मीटर। तो सेकंड वाले पर्सन के लिए डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 15 मीटर। सेकंड वाले पर्सन के लिए डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 15 मीटर हो जाएगी। थर्ड वाले पर्सन ने जो पाथ ट्रेवल किया वो ये वाला पाथ, ऐसे घूम घूम के पाथ ट्रेवल किया है, ऐसे घूम घूम के गया है और इस पाथ की लेंथ कितनी है? 30 मीटर। तो थर्ड वाले पर्सन ने जब ए से बी पर गया तो उसके लिए डिस्टेंस कितनी थी? तो थर्ड वाले के लिए डिस्टेंस कितनी निकल के आई? 30 मीटर। कितनी निकल के आई? 30 मीटर। अब हम बात करते हैं किसका? डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट पर्सन क्या ए से बी पर गया है और हमें पता है द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होगी इज डिस्प्लेसमेंट। वही क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। पहला पर्सन ऊपर वाले पाथ से गया है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, किस पाथ से गया इससे डिस्प्लेसमेंट को कोई मतलब नहीं है। यहां पर हमें केवल ये पता है कि ए से कहां पर गया है? बी पर, और उसकी मिनिमम डिस्टेंस कितनी है? 15 मीटर। तो पहले वाले पर्सन का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वह कितना हो जाएगा? 15 मीटर। पहले वाले पर्सन का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 15 मीटर। अब बात करते हैं हम सेकंड वाले पर्सन का। सेकंड वाला पर्सन भी ए से बी पर गया है तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो जाएगा? 15 मीटर। थर्ड वाले पर्सन की बात करते हैं। थर्ड वाला पर्सन भी ए से बी पर गया है और ए और बी के बीच की मिनिमम डिस्टेंस 15 है, तो थर्ड वाले का भी डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 15 मीटर हो जाएगा। क्या बात क्लियर है सबको? क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अ पर्सन मूव्स 10 meter in east. A person moves 10 meter in east. Then it comes back. Then it comes back 4 meter. Find the distance and displacement traveled. Find the distance and displacement traveled by that person. ठीक है ना? तो ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन को समझाते हैं और सॉल्व भी करते चलते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है, फटाफट से आप आंसर बोलिए, इसके बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करा दूंगी। एक बार खुद ट्राई करके देखिए, ओरल क्वेश्चन है, आंसर दे सकते हैं। अपना माइक ऑन करके आंसर दीजिए, फिर माइक ऑफ कर दीजिए। हाँ, और डिस्प्लेसमेंट चलो मैं बताता हूं। अ पर्सन मूव्स 10 मीटर इन ईस्ट। देखो, कभी भी आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ टाइप से क्वेश्चन आए तो सबसे पहले क्या आप क्या करना है? एक क्वाड्रेंट बना लो। क्वाड्रेंट में ये क्या है? ईस्ट, ये क्या है? वेस्ट, ये क्या होगा? नॉर्थ, और ये क्या होगा? साउथ। आप इस ऐसे मान के चलो ये आपका
कॉपी का प्लेन है, कॉपी के प्लेन को आप कैसे भी घुमा लो, ऐसा नहीं है सर इस दिशा में तो ईस्ट नहीं है, ईस्ट तो इस डायरेक्शन में, ऐसे कुछ नहीं है। आपको प्लेन पेपर पर इस टाइप से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बनाने हैं, ठीक है। अब ईस्ट डायरेक्शन में कितना चल रहा है, 10 मीटर। ये पॉइंट ए है, ए से मान लेते बी पॉइंट पर गया, ईस्ट डायरेक्शन में गया कितना, 10 मीटर। उसके बाद फिर रिटर्न बैक, उसके बाद क्या है, देन कम्स बैक 4 मीटर। 4 मीटर क्या हो गया, कम्स बैक मतलब वापस आ गया, यहां से इस डायरेक्शन में कितना आ गया, 4 मीटर। 4 मीटर वापस आ गया। अब इसमें हम निकालना लेंथ, सॉरी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये पॉइंट हम क्या मान लेते हैं सी। तो डिस्टेंस क्या है, लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल, जिस पाथ को उसने ट्रेवल किया उसकी लेंथ। अब यहां पर ये ए से कहां पर गया है, बी पर, फिर बी से कहां गया है, सी पर। तो पाथ ए से बी देन बी टू सी, तो पाथ की लेंथ हो जाएगी ए बी प्लस बी सी। ए बी इज 10, बी सी इज 4, दैट इज 14 मीटर। ये तो हो गया डिस्टेंस। अब हम बात करते हैं किसकी, डिस्प्लेसमेंट की। अब किसकी बात कर रहे हैं हम, डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो हमारा ये क्या है, इनिशियल पोजीशन, और ये क्या है, फाइनल पोजीशन। ए से वो कहां पे पहुंचा है फाइनली, सी पर। किस पाथ से गया है हमें इसे कोई मतलब नहीं है, वो ए से कहां पर गया है, सी पर। तो ए और सी के बीच की मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है, और अगर ये 10 है ये 4 है तो मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगी 6 मीटर, और यही हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 6 मीटर। चलिए एक ओरली क्वेश्चन देता हूं और आपको ओरली इसका आंसर देना है। एक पर्सन है, मान लेते ए से इस डायरेक्शन में गया बी पर, कितना, 20 मीटर। ए से बी पर गया कितना, 20 मीटर। फिर बी से अगेन ए पर आ गया वापस, ए से बी पर गया फिर बी से वापस किस पे आ गया, ए पर। और ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 20 मीटर है। इसमें बताना आपको डिस्टेंस और सेकंड डिस्प्लेसमेंट। फटाफट से बोलो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। एक पर्सन ए से बी पे गया, बी से रिटर्न होके फिर दोबारा ए पर आ गया, डिस्टेंस बतानी, डिस्प्लेसमेंट बतानी है। ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 20 मीटर है। बोलो फटाफट, बोलो कितना, डिस्टेंस कितना, 40 meter is distance. 40 मीटर डिस्टेंस, एंड डिस्प्लेसमेंट 0. जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा। फटाफट से समझ लेते हैं, डिस्टेंस क्या है, लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड, हमने जिस पाथ को ट्रेवल किया है उसकी लेंथ। ये अगर ए से बी पर गया है फिर बी से ए पर आया है, तुम्हारा पाथ क्या है, ए बी प्लस बी ए। ए बी की लेंथ कितनी है, 20 मीटर, और बी ए की लेंथ भी कितना है, 20 मीटर। टोटल कितना हो गया, 40 मीटर। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट में हम देखते हैं इनिशियल पोजीशन क्या है और फाइनल पोजीशन क्या है, और उनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस निकालेंगे। यहां पर इनिशियल पोजीशन हमारा क्या है, ए है, और फाइनल पोजीशन भी हमारा क्या है, ए है। तो ए और ए के बीच की मिनिमम डिस्टेंस, तो ए और ए के बीच में तो डिस्टेंस जीरो है, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या बात क्लियर है। यहां से हम डिस्प्लेसमेंट की कुछ प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे कि अगर मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होगी और डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो, डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। बात क्लियर है, मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है। और देखिए न्यूमेरिकल एक और, अ पर्सन मूव्स in a circular path from A to B then C. A person moves in a circular path from A to B
देन सी, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम A to C. Find the distance and displacement from A to C when radius of a circular path is 2 मीटर। सर्कुलर पाथ की रेडियस कितनी है? 2 मीटर है। क्या बात क्लियर है सबको? अब देखो यहां इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास दिया हुआ पर्सन मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ फ्रॉम ए टू बी। एक पर्सन सर्कुलर पाथ पर ए से बी तक मूव कर रहा है। सर्कुलर पाथ बना लेते हैं, ये मान लेते हैं पॉइंट ए है, ये इसकी रेडियस कितनी है? आर इक्वल टू 2 मीटर। ये क्या कहता है? सर्कुलर पाथ फ्रॉम ए टू बी देन सी। और ये क्वेश्चन का जो डायग्राम है ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। आपके डायग्राम आपको नहीं बनाना, डायग्राम क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये मान लेते पॉइंट क्या है? बी है, और यहां पर पॉइंट क्या है? सी है। ठीक है ना? ये एक पर्सन ए टू बी जाता है, बी से फिर सी जाता है, इस तरह से इस सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है। ठीक है, आपको बताना है फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू सी। जब वो ए से सी पर पहुंच जाता है तो उसकी डिस्टेंस क्या है और उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? डिस्टेंस की। ठीक है ना? सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? डिस्टेंस के लिए बात करते हैं। तो डिस्टेंस के लिए, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड। हम जिस पाथ पर चले हैं उस पाथ की जो लेंथ है उसको मेजर करना है। और पाथ की लेंथ देखो ए टू बी इस सर्कुलर पाथ पर गया है, तो ये वाला जो पाथ है, ये वाला जो पाथ है, इस पाथ की हमें क्या निकालनी है? लेंथ निकालनी है। अब अगर हम यहां से ध्यान से देखें तो अगर ये ए से घूमकर टोटल ऐसे घूम के इस पर ए पर आ जाता तो क्या एक सर्कमफेरेंस हो जाता? यहां पर हाफ सर्कमफेरेंस ये कवर कर रहा है। ठीक है ना? हाफ सर्कुलर पाथ को कवर कर रहा है, मींस ये जो लेंथ होगी वो सर्कमफेरेंस की क्या होगी? हाफ होगी। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी? सर्कमफेरेंस अपॉन 2। हाफ क्यों किया है? अगर यहां से कंप्लीट जाता तो सर्कमफेरेंस की इक्वल लेंथ हो जाती। अब क्या है? हाफ अगर ट्रेवल कर रहा है ए टू बी देन सी, तो यहाँ पे सर्कमफेरेंस में 2 का डिवाइड कर दिया। अब देखो सर्कमफेरेंस कितना है? 2 पाई आर, और 2 का डिवाइड हो गया, दैट इज पाई आर। पाई की वैल्यू कितनी है? 3.14, और आर कितना दिया हुआ है हमें? आर जो रेडियस दी है 2 मीटर, तो ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 82.6, 6.28 मीटर। ये तो क्या निकल के आ गई? लेंथ। क्या बात क्लियर है सबको? तो यहां पर देखिए ये लेंथ निकल गई 6.28 मीटर, दैट इज पाई आर। इसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी? डिस्प्लेसमेंट की। किसकी? डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट को किस तरह से डिफाइन करते हैं? इट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अगर मैं ए और सी की बात कर रहा हूं तो इसकी मिनिमम डिस्टेंस, क्या मिनिमम डिस्टेंस ये होगी? ये क्या होगी इसकी मिनिमम डिस्टेंस? ये क्या है? आर। ये सेंटर ओ, ये भी क्या है? आर। तो टोटल AC की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2r। और यही क्या है? हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 2r। तो 2r की वैल्यू 2 मीटर, तो ये हो जाएगा कितना? 4 मीटर। तो इसका डिस्प्लेसमेंट निकल के आएगा 4 मीटर, और इसकी डिस्टेंस निकल के आएगी 6.28 मीटर। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है।